वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के हवाले से जो कि मुझे लगता है कि आजकल के दौर में हर 7 में से 4 लोगों को तो इसका सामना करना पड़ता है। चलें 5 कर लेते हैं क्योंकि वाकई एक ऐसी चीज़ है जो कि दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है और आपने भी अपने आसपास अपने घर वालों को इसकी शिकायत करते हुए सुना होगा। हम बात करें गैस्ट्रो एसोफेजियल के हवाले से। उसमें होता है जनाब कि आपको एसिड रिफ्लेक्स जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा होता है, आपको खाना आप डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे होते, बार बार आपको खट्टे टिकार भी आ रहे होते हैं। वो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि सीने में किसी ने आपको कोई नोकदार चीज जो है वो अंदर उससे पिंच किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो सारे वो जो बार बार जो आपने मसाला जात भी खाया तो बार बार आपके हलक में जो है वो जब आप लेटते हैं तो फौरन से आ जाते हैं। और ये अक्सर ये एक ऐसी चीज है जो कि मैंने मतलब शायद मैं भी से गुजरी हूँ, मैं भी प्रेग्नेंट तो तब तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन बहुत से लोग इसकी शिकायत करते हैं। क्या ज्यादा खाने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, खाने की टाइमिंग खराब होने की वजह से होती है, मसालेदार खाने के बाद की वजह से होती है, फौरन आराम करने की वजह से होती क्यों है ये तो आज और बाज़ औक़ात कई अद्वियात के इस्तेमाल की वजह से भी होती है जी। तो ये क्योंकि अक्सर लोग जो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो जो बहुत ज्यादा दवाइयाँ खाते हैं और वो कहते हैं भाई हमने तो ऐसा खाना ही नहीं खाया, लेकिन वो शिकायत कर रहे होते हैं। वो जो स्पेसिफिकली कहते हैं ना कि जी अंडे के रिकॉर्ड वैसी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। तो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में बात करने के लिए मौजूद हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर सैयद मोहम्मद जाहिद आजम साहब। मुझे बहुत खुशी हुई आपका नाम सुन के। सबसे पहले कि मेरे नाम से बड़ा नाम मोहम्मद अशफाक साग सत्ती, सैयदा मदिहा ज़हरा नकवी और अबा। तो ये बताइए, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बेसिकली ये कोई एज स्पेसिफिक बीमारी है? क्योंकि मैं इससे कुछ अरसे मतलब तकरीबन 10-15 दिन इसका मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन ये बड़ी तकलीफ दे एक चीज़ थी कि जो सामने आई। नहीं, ऐसा नहीं है। तकरीबन ये हर एज के उम्र के लोगों को होती है। बच्चों में भी ये पाई जाती है, ये बड़ों में भी पाई जाती है। तो एज इज़ नॉट द फैक्टर जो कि इम्पॉर्टेंट है उसके अंदर। लेकिन बहुत सारे और कोमॉर्बिड्स हैं जो उसमें रोल प्ले करते हैं। अच्छा, सही। लेकिन वो जो आपने कहा ना कि बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं, वो क्या हैं स्पेसिफिकली? जैसे अगर हम बात करें कि ठीक है हमारे पाकिस्तान में हम मसाला जात वाले खाने बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाने की हमारी टाइमिंग्स काफ़ी ज़्यादा ऑफ हैं। हम रात 9-10 बजे खाना खा रहे होंगे, 12 बजे सोने के लिए चले जाएंगे, तो वो जो 4 घंटे का गैप होता है विंडो, हम वो भी नहीं देते। बिल्कुल। तो ऐसी हम क्या गलती कर रहे हैं? देखें, जो रिफ्लक्स डिजीज़ है बेसिकली उसमें जो एहतियात या जो चीज़ें आप बता रहे हैं कि जी वो देयर शुड बी 3 आवर गैप के 3 घंटे से 4 घंटे का गैप होना चाहिए आपके आखिरी मील लेने में और लेटने में। क्योंकि अगर मैं आपको उसको समझाऊं कि किस तरह से काम करता है, स्टमक एक्ट लाइक चर्निंग मशीन या ग्राइंडर। ओसोफेगस जो फूड पाइप है और स्टमक है, इसके दरमियान एक वाल्व होता है, टाइटली क्लोज रहता है और स्टमक विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमें हेल्प करता है डाइजेशन में। अगर ये वाल्व किसी वजह से लैक्स हो जाए, खुल जाए, तो जैसे ही स्टमक ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एसिड एंड फूड कम्स अप हियर चेस्ट में, ओसोफेगस में, जिसकी वजह से आपको चेस्ट की हैवीनेस, फुलनेस, ये सारे सिम्टम्स जो उसकी वजह से होते हैं, एसिड की वजह से, उसकी वजह से होते हैं। तो आपने जो एहतियात है वो फिर और ओवर ईटिंग का भी एक अलग फैक्टर है। डेफिनेटली दीन ने भी यही कहा है कि जी थोड़ा सा एतदाल से। लेकिन मुझे ये बताइए कि वो जो वॉल्व का आपने तस्करा किया, वो वॉल्व खराब होने की और क्या वजह हो सकती है? देखिए, एक तो ये कि कुछ लोगों को कुदरती होता है, हाइटल हर्निया कहते हैं उसको। अच्छा। उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसमें प्रेगनेंसी के अंदर जैसे, तो क्योंकि ग्रेविड यूट्रस जैसी वो बेबी स्पेस क्रैम्प बेबी ग्रो कर रहा होता है तो स्टमक को प्रेस हो रहा होता है, जगह कम होती है, तो इसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी में, खासतौर पर फुल टर्म प्रेगनेंसी के अंदर रिफ्लक्स ज़्यादा हो जाता है ख़वातीन में। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जैसे आपने जैसे कहा कि मुर्गा ग़िज़ाएं, तली हुई चीज़ें, घी, तेल, चर्बी, चिकनाहट वाली चीज़ें जो रिच फैटी डाइट है। हमारे यहाँ खासतौर पर पकौड़े समोसे हो गए या रूटीन में हर वक्त हम कढ़ाइयाँ या पाए न्यारी, ये जो रिच डाइट है ये जो वाल्व है उसको लैक्स कर देता है। और अभी तो डॉक्टर साहब अब सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियाँ में तो चले अगर बहुत ज़्यादा अगर हम कुन्ने निहारी ना भी खाएं तो हम तो ड्राई फ्रूट्स की भी एक जो है ना कि हैंडफुल ऑफ ड्राई फ्रूट्स तो हम खा नहीं सकते। हमने भी रात को कंबल में बैठ के खानी है ढेर सारी मूंगफलियां, फिर हमने सूप भी खाना है, फिर जब तक जागते रहेंगे भूख लगती रहेगी सर्दियों में। राइट। सो देखें, 3 आवर गैप, 3 to 4 आवर गैप बिटवीन लास्ट मील एंड रिटायरिंग टू बेड, तो जल्दी खाना खाएं और लेटने में ये इत्तेदाल रखें। क्योंकि जिस वक्त हम खाना खा रहे होते हैं तो अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा है कि उतने ही टाइम तक तकरीबन 8 से 10 टाइम ज़्यादा एसिड सिक्रीट होता है। जैसे ही आपके पेट में खाना आया तो एसिड सिक्रीट होता है उसको डाइजेस्ट करने के लिए, फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। तो एक तो ये कि आप
मैं बैठा हूँ या खड़ा हूँ, जैसे स्टमक ने कॉन्ट्रैक्ट किया एसिड ऊपर आएगा, ग्रेविटी की वजह से गिर जाएगा। व्हेन आई एम लाइंग डाउन, नीचे आ गया तो वो ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म। आप जब सो गए तो 2-3 अवामिल काम कर रहे हैं। एक तो ये है कि आपका एसिड बहुत ज्यादा है उस टाइम, क्योंकि आपने खाना खाया हुआ तो एसिड सिक्रीट ज्यादा हो रहा है। दूसरा जो अमल है वो ये है कि ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो गया, कि आप लेट गए तो एवरीथिंग कम्स अप हियर। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ये एक सपोज ये क्या सिर्फ दवाओं से इसको, एक दफ़ा ये फ़र्ज़ करें कि आपको ये सिलसिला हो गया तो उसके बाद दवाओं से इसका कंट्रोल किया जा सकता है, या इज इट क्योरेबल, या फिर ये रहता है एक लंबे? बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है ना कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मींस कि आपने क्या अवामिल है जिसको आप सही कर सकते हैं या आपके कंट्रोल में है और आप उससे बच सकते हैं। उसमें जैसे हमने कहा 3 से 4 घंटे का गैप बिटवीन लास्ट मील एंड टाइम टू बेड, अवॉइड चॉकलेट, कॉफी, अल्कोहल एंड स्मोकिंग। ये वो अवामिल हैं जो आपका वाल्व को लैक्स कर देते हैं। यस, स्पेशली डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट, यस। ओके। वो थ्रू आउट द डे और जस्ट इन द इवनिंग? नहीं, वो ऐसे किसी वक्त भी कर सकता है, लेकिन खास तौर पर उसमें, लेकिन ओवरऑल थ्रू आउट द डे। तो अल्कोहल, स्मोकिंग, तो सिगरेट नोशी, तंबाकू चाहे किसी फॉर्म में हो, चाहे वो पान के अंदर तंबाकू ले रहे हैं, किसी भी टोबैको, अल्कोहल, स्मोकिंग, ग्रीसी फैटी मील, मुरगन गजाएं, ये सारी चीजें वो हैं जिसको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि ये चीजें रिफ्लक्स को बढ़ाती हैं। कई लोग कह रहे होंगे अब जिंदा रह के क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने अच्छा, मुझे एक बात बताइए, एक गैप का भी ये बताइएगा, जैसे हम बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि जैसे अभी खाना खाया और उसके फौरी बाद वॉक पे निकल गए, और वो लोग जो जिनके पास दिन में टाइम जरा कम होता है तो वो क्या कहते हैं कि जी घर जैसे जाके खाना खाएंगे और उसके बाद फौरी जिम निकल जाएंगे। ये थोड़ा सा एक मिथ है जो कि हमारे दिमाग में है कि जी हम जब खाना खाएंगे तो हजम हो जाएगा और इसलिए वॉक कर लो या जिम चले जाओ। दैट इज नॉट गुड। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम खाना खाते हैं तो पूरे इंटेस्टीन का ब्लड, पूरा जो ब्लड है वो शंट होकर के इंटेस्टीन में आ जाता है, क्योंकि वो उसको एब्जॉर्ब करता है और लिवर में जाकर के वो ग्लाइकोजन या ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करता है। अगर हम वॉक करना शुरू कर दें उस वक्त तो क्या होगा, ये ब्लड शंट होकर के लिम्फ से पाँव हाथ में चला जाएगा और आपको एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा ब्लड नहीं चाहिए होगा, वो होगा मिलेगा जो कि प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब करके स्टोरेज फॉर्म में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करे। तो इस वजह से बेहतर ये है कि आप, ये गलत है कि आप खाना खा के वॉक करें, खाने से पहले वॉक करें, या फिर ये कि आप 2-3 घंटे गैप दे दें उसके बाद वॉक करें। अच्छा, एक और चीज मुझे बताइए कि ये जैसे हम घर में मुख्तलिफ चीजें जैसे प्रोबायोटिक्स, दही वगैरह, उसका इस्तेमाल अगर करें उससे क्या फायदा हो सकता है? इस्पगोल वगैरह का इस्तेमाल करें अगर? देखें, सारा जो रिफ्लक्स का मामला है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, ये प्ले करता है हाइड्रोल हर्निया या वो जो लैक्स है ओसोफेगस एसिड की कंटेंट के ऊपर, इसीलिए दवाएं जो दी जाती है एसिड को सप्रेस करने की दी जाती है। इसी तरीके से मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, ठीक है, मिल्क इज कैल्शियम कार्बोनेट, तो अक्सर लोगों को देखा होगा जी तजाबियत हो रही है, पानी मिला के दूध पी लिया या ऐसे ही दूध पी लिया एंड देन यू गेट बेटर। जी जी एंटासिड दुनिया में ये कच्ची लस्सी, तो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो दवा चलने वाली, ट्रेड नेम नहीं ले रहा मैं, कैल्शियम कार्बोनेट है वो, ठीक है, और बहुत मशहूर है, च्युइंगम्स, बंटीज के टाइप के, इस तरह से लोग, खास तौर हमारे नहीं है लेकिन बाहर बहुत ज्यादा यूज होती है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। तो मिल्क प्रोडक्ट, दही वगैरह, ये सारा कुछ न्यूट्रलाइज करता है एसिड को, और साथ में दही के साथ एक और ये कि प्रोबायोटिक है वो, तो वो छोटी आंत के लिए भी हेल्पफुल है। एंड बिफोर गोइंग टू बेड ब्रश करना, वो किसमें कितना हेल्प कर देता है? देखें, जो ब्रश करने से ज़ाहिर है बैक्टीरिया और सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगे। रिफ्लक्स में भी हम बात करेंगे तो रिफ्लक्स में डेंटल इरोजन्स वगैरह होते हैं तो वो थोड़ा सा हेल्प करेगा उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रोफेसर मोहम्मद जाहिद आजम साहब, आप तशरीफ लाए और बड़ी मुफीद आपसे गुफ्तगू रही।